भारत में एक बहुत बड़ा झूठ बड़े ही कॉन्फिडेंस के साथ बोला जाता है। आपने सोशल मीडिया पर, डिबेट में और अपने दोस्तों से ये बात हजारों बार सुनी होगी कि टैक्स तो हम भरते हैं और हमारे ही टैक्स के पैसे से ये आरक्षण वाले लोग ऐश कर रहे हैं, देश तो हम चला रहे हैं। लेकिन आज इस भ्रम को हम तोड़ेंगे। सच तो यह है कि देश की 70% आबादी यानी SC, ST और OBC इस देश की इकोनॉमी की गाड़ी में अपना खून पसीना और पैसा डालकर ईंधन भर रही हैं। लेकिन इस गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील आज भी उस 30% से कम लोगों के हाथ में है जिन्होंने सिस्टम के हर बड़े कमरे पर कब्जा किया हुआ है। आज कोई ओपिनियन नहीं होगा, आज सिर्फ डेटा पर बात होगा। पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, इतिहास और जुडिशरी, आज हम सिस्टम की उस इनविजिबल वॉल को एक्सपोज करेंगे जिसने 70% मेजॉरिटी को सिस्टम का मालिक नहीं सिर्फ मजदूर बनाकर रखा है। सबसे पहले इस टैक्स पेयर वाले अहंकार को हम मैथ से तोड़ते हैं। हमारे दिमाग में भर दिया गया है कि जो इनकम टैक्स देता है वही देश चलाता है, लेकिन सरकार की कमाई का बहुत बड़ा हिस्सा इनडायरेक्ट टैक्स यानी GST से आता है। 2023 की ऑक्सफैम रिपोर्ट का डेटा बड़े ही ध्यान से सुनिएगा। भारत की जो नीचे की 50% आबादी है, जिसमें सबसे ज्यादा SC, ST और OBC आते हैं, वो देश का 64% GST भरती है। जो कि बीच के 40% मिडिल क्लास लोग हैं वो 32% GST भरते हैं और वो टॉप के 10% अमीर लोग, उनका GST में कंट्रीब्यूशन सिर्फ 3% है। जब एक दिहाड़ी मजदूर दुकान से खाने का तेल या फिर माचिस खरीदता है तो वो अपनी कमाई का लगभग 100% हिस्सा सीधा बाजार में खर्च कर देता है और टैक्स भी चुकाता है। तो इस देश की इकोनॉमी का असली इंजन कौन हुआ? वो गरीब आदमी। लेकिन जब बात वेल्थ की आती है तो ये 70% लोग अचानक से गायब हो जाते हैं। देश के टॉप 1% अमीरों के पास देश का 40% से ज्यादा दौलत है। अब आप पूछेंगे ये अमीर इतने अमीर बने कैसे? क्या ये सिर्फ उनकी मेहनत और मेरिट है? बिल्कुल नहीं। इसका जवाब इतिहास में है। सदियों तक इस देश में दलितों, आदिवासियों और पिछड़ों को जमीन खरीदने और पढ़ाई करने का अधिकार ही नहीं था। अपर कास्ट के पास 2000 साल का हेड स्टार्ट था। तो जब अंग्रेज आए तो सबसे पहले एजुकेशन और सरकारी नौकरियां इन्हीं लोगों ने ली। आज कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जो पैसा और रसूख दिख रहा है वो आज की मेहनत नहीं है, वो पीढ़ियों से ट्रांसफर होती आ रही जनरेशनल वेल्थ है। इंडिया के टॉप 500 कंपनियों के बोर्ड रूम में 90% से ज्यादा डायरेक्टर सिर्फ अपर कास्ट से आते हैं। इसे कहते हैं इंडिया का असली रिजर्वेशन, प्राइवेट सेक्टर रिजर्वेशन। अब बात पॉलिटिक्स और पावर की करेंगे। आप कहेंगे पॉलिटिक्स में तो SC, ST, OBC भरे पड़े हैं, और यहीं पर आप चकमा खा जाते हैं। सांसद या विधायक होना अलग बात है और असली पावर कंट्रोल करना बिल्कुल ही अलग बात है। देश का फ्यूचर तय करने वाली नीतियां कौन बनाता है? कैबिनेट मंत्री और उनके सेक्रेटरी। इतिहास उठाकर देख लीजिए, देश की फाइनेंस मिनिस्ट्री, डिफेंस और फॉरेन पॉलिसी जैसे सबसे पावरफुल पोर्टफोलियो पर आज तक कितने SC, ST और OBC बैठे हैं? न के बराबर। और सरकार चलाते हैं ब्यूरोक्रेट्स। भारत सरकार की करीब 90% सेक्रेटरी लेवल के अधिकारी होते हैं। इसमें SC, ST, OBC कितने होते हैं? उंगलियों पर गिनने लायक, कभी 3 तो कभी 4। क्लर्क और चपरासी की नौकरियों में आपको रिजर्वेशन पकड़ा दिया जाता है, लेकिन जहां पॉलिसी फाइनल होती है वहां आपको एंट्री ही नहीं मिलती। और अगर आपके साथ गलत हो तो आप कहां जाएंगे? कोर्ट में जाएंगे। तो इसका भी डेटा सुनिए। 2018 से लेकर 2025 तक देश के हाई कोर्ट्स में 841 जज बनाए गए। इन 841 में से 77% जज यानी 689 जज सिर्फ जनरल कैटेगरी से थे। OBC सिर्फ 103, SC 32 और ST महज 17। कॉलेजियम सिस्टम के बंद दरवाजे के पीछे ये कौन सी मेरिट तलाशी जाती है जो देश की 70% आबादी में कभी मिलती ही नहीं? तो फिर सोल्यूशन क्या है? क्या हम हाथ पर हाथ धरकर बैठे रहें और उम्मीद करें कि कोई सरकार या फिर बड़े कॉर्पोरेट अचानक से अपना दिल बड़ा करके हमें पावर दे देंगे? बिल्कुल नहीं। 75 सालों में बना यह सिस्टम किसी एक पॉलिसी या रातों रात बने कानून से नहीं बदलेगा। इसका असली सोल्यूशन पार्लियामेंट में नहीं है, हमारे और आपके हाथ में है। इस 70% आबादी को सिस्टम का रिमोट कंट्रोल वापस चाहिए तो शुरुआत खुद से करनी होगी। और वो कैसे होगी? तो इसका सबसे पहला स्टेप हो सकता है अपने अंदर की लड़ाइयाँ खत्म करना। ये जो 70% आबादी है ये हजारों जातियां और उपजातियों में बटी हुई है। जमीन पर सच्चाई ये है कि एक पिछड़ी जाति दूसरी पिछड़ी जाति से लड़ रही है। दलितों में भी अलग अलग गुट एक दूसरे से भिड़ रहे हैं, और जब तक आप आपस में लड़ते रहेंगे वो टॉप के मुट्ठी भर लोग यूनाइटेड होकर आपकी दौलत और आपकी पावर को कंट्रोल करते रहेंगे। द इल्यूजन इज डिवाइड एंड रूल।
जब तक 70% लोग एक ब्लॉक की तरह नहीं सोचेंगे, कोई आपको सीरियसली लेगा ही नहीं। दूसरा स्टेप हो सकता है नैरेटिव को हाईजैक करना। जो मीडिया आपकी बात नहीं करता, जिससे डिबेट पैनल में आपके लोग नहीं होते हैं, उन्हें देखना और उनका एजेंडा सेट करना बंद कीजिए। आज डिजिटल मीडिया का दौर है। अपने खुद के क्रिएटर्स, इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट और कम्युनिटी मीडिया को सपोर्ट कीजिए। जब आप अपनी कहानी खुद नहीं लिखते तो दूसरे लोग आपकी कहानी को अपने फायदे के लिए तोड़ मरोड़ देते हैं। तीसरा स्टेप हो सकता है इकोनॉमिक नेटवर्किंग। सिर्फ सरकारी नौकरी के पीछे भागना बंद करना होगा। जो पैसा और टैलेंट आपके पास है, उसे अपनी कम्युनिटी के बिजनेस में लगाइए। अगर आपकी कम्युनिटी का कोई लड़का या लड़की स्टार्टअप शुरू कर रहा है, कोई दुकान खोल रहा है या कोई सर्विस दे रहा है, तो उसे सपोर्ट कीजिए, उसके क्लाइंट बनिए। जैसे जनरेशनल वेल्थ 2000 सालों में बनी थी, वैसे ही आपको आज अपना इकोनॉमिक इकोसिस्टम बनाना होगा। और सबसे ज़रूरी बात, द ओपन डोर रूल। अगर आप उस 70% आबादी से आते हैं और लड़ झगड़ कर मेहनत करके किसी कॉर्पोरेट कंपनी के अच्छे पद पर हैं, जुडिशरी में या मीडिया में पहुंच गए हैं, तो अपने पीछे का दरवाज़ा बंद मत कीजिए। अपनी कम्युनिटी के 10 और युवाओं को मेंटर कीजिए, उन्हें रास्ता दिखाइए। तस्वीर अब पूरी तरह से साफ है। दौलत उनके पास है, कॉर्पोरेट्स उनके पास है, पॉलिसी मेकिंग उनके पास है, इंसाफ उनके पास है। ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि वो हमसे बेहतर है, ऐसा इसलिए है क्योंकि वो हमसे ज़्यादा यूनाइटेड है। जिस दिन देश का आम आदमी ये 70% मेजॉरिटी अपने वोट, अपने नोट की असली ताकत समझ जाएगी और एक साथ खड़ी हो जाएगी, उस दिन ये इनविजिबल सीलिंग कांच की तरह टूटकर बिखर जाएगी। चॉइस आपकी है। सिस्टम के इस इल्यूजन में एक मजदूर बनकर जीना है या एक होकर इस सिस्टम का मालिक बनना है।